बजट पे पूरा देश अपने अपने ढंग से चर्चा कर रहा है और मेरा मानना है कि ये बजट और हर बजट से अलग है। इस बजट को सही मायने में समीक्षा की आवश्यकता है। आमतौर पे हमारे देश में जब बजट आता था तो बहुतायत लोग ये देखते थे कि डायरेक्ट टैक्स में छूट कितनी हुई है, और हमने देखा है कि एक लंबे समय तक किसी साल 50,000 रुपया बढ़ा, जैसे 1,00,000 रुपया तक इनकम टैक्स फ्री था, तो फिर एक साल बाद 1,50,000 टैक्स फ्री हुआ, फिर उसके बाद 2,00,000 टैक्स फ्री हुआ, फिर उसके बाद 2.5 लाख टैक्स फ्री हुआ। ऐसे हम हर साल और 50,000 में ही, कई बार नहीं होता था तो भी देश में होता था कि अरे 50,000 रुपया और टैक्स फ्री हो गया। मगर नरेंद्र मोदी सरकार पे जो विश्वास है देश को, और जिस प्रकार से मोदी जी देश को 2047 तक एक विकसित देश बना करके खड़ा करना चाहते हैं, उसके लिए जरूरी था कि ये डायरेक्ट टैक्स अब कितना और छूट मिली, इसको इकट्ठे उन्होंने पिछले वर्ष में, आपको याद है, 12 लाख रुपया टैक्स से फ्री हो गया। अगर दूसरे सरकारों की बात करते तो इतने में तो वो 12 साल लगाते, 24 साल लगता, 50,000 रुपया जैसे होता था दूसरी सरकार होती तो। लेकिन ये मोदी सरकार थी और हमने इकट्ठे देखा इस देश में 12 लाख रुपया तक इनकम टैक्स फ्री हो गया। ऐसी स्थिति में देश के लोगों को एक सुखद आश्चर्य भी हुआ और लोगों में इससे और विश्वास बढ़ा नरेंद्र मोदी सरकार पे। निर्मला सीतारमण जी ने, हमारी माननीय देश की वित्त मंत्री जी ने, जब इस बार उन्होंने बजट रखा तो उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है दोस्तों, उसको हमें देशवासियों को जरूर याद रखना चाहिए कि ये बजट 2047 तक भारत विकसित देश बने उसका बजट है। सारी बातें चल रही थीं तो इस बजट की कई बातों को मैं थोड़ा सा और बजट से अलग देखता हूं। उसमें क्या क्या है, हम इस देश में लोगों को काम कैसे मिले, इस पे बड़ी चर्चा होती है। रोजगार कैसे मिले, हर व्यक्ति चिंतित है, एक सामान्य व्यक्ति भी और एक सामान्य पत्रकार भी। पहली बार जब कोई आईडी उठा के खड़ा होगा तो उसके दिमाग में यही चीज निकलता है कि रोजगार कैसे बढ़ेगा, क्योंकि हमारा देश एक बहुत बड़ी जनसंख्या वाला देश है। हम 140 करोड़ प्लस की आबादी हैं, 1.4 बिलियन। तब इसको सही मायने में एड्रेस करने के लिए सरकार ने कदम उठाया था, पहले ही कदम उठाया था, लेकिन उसकी कई ऐसी चीजें थी जहां पे आवश्यकता थी विकेंद्रीकरण की। सपोज हमको स्किल सेंटर बनाना है तो स्किल सेंटर केवल मेट्रो शहर में बनना चाहिए, स्किल सेंटर केवल बड़े बड़े शहरों में बनना चाहिए। तो बड़े शहरों पे तो ऐसे ही लोड बढ़ रहा है, गांव से लोग भाग करके शहर में जा रहे हैं, गांव की व्यवस्था उदास होती जा रही है। तो इसको देखते हुए पहली बार इस बजट का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है कि देश के हर जिले में एक स्किल ट्रेनिंग सेंटर बनेगा, क्योंकि जब तक हमारे बच्चे स्किल्ड नहीं होंगे तब तक उनके हाथों में रोजगार नहीं आएगा। और मेरे समझ से, सांसद मनोज तिवारी के पर्सपेक्टिव से, इस साल का सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुआ है कि हर जिले में एक स्किल सेंटर बनेगा और उस स्किल सेंटर के लिए बजट भी दिया गया है।
स्टेट किसी का हो, चाहे वो किसी पार्टी की सरकार हो, मगर स्किल सेंटर चलाएगी केंद्र सरकार। हमारे बजट की ये बात बहुत अच्छे ढंग से जाएगी। इस बजट की दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगती है, कुछ दिन पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि मेरे हिसाब से इस देश में 4 प्रकार के लोग हैं। युवा, दूसरा महिला, तीसरा किसान और चौथा गरीब। हम आप कितनी माथापच्ची करेंगे, इस 4 से बाहर नहीं निकलेंगे। और युवा जब तक स्किल्ड न हो तब तक हम उसके हाथों में रोजगार कौन देगा। कभी भी सहानुभूति करके कोई किसी को काम नहीं देता सर। काम हमेशा उसी को मिलता है। यहां तक कि अगर आप भी मीडिया चैनल में काम कर रहे हैं तो आपको कितना देखा सुना जाएगा ये आपके स्किल पर निर्भर है। मनोज तिवारी बोलेगा तो उसको कितने लोग सुनेंगे उसके स्किल पर निर्भर है। हमारी बात का असर होगा कि नहीं होगा। तो इसके साथ साथ जो दूसरा महत्वपूर्ण बात थी महिला। अब आज के समय में हम महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं कि मेरी बेटियों बाहर निकलो, उड़ो। स्त्री पुरुष एक समान, तो बेटियां बाहर निकल रही हैं, काम कर रही हैं, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी बाधा आती है कि जब वो काम करने निकल के जाती हैं तो वो रहेंगी कहां, और वो ऐसी जगह रहे कि उनको उसकी गरिमा के साथ रहने का, उनके परिवार को भी लगे कि नहीं मेरी बेटी बहुत अच्छे से एक जगह रहती है। इससे उनका भी प्रोत्साहन बढ़ेगा। और उसका कार्य इस बजट में हुआ है जब हम हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाने जा रहे हैं। हमारी 3 बेटियां हैं। अगर हमारी बेटी मुंबई में रह के पढ़ाई कर रही है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, या कहीं वो देहरादून में है या कहीं जाएगी तो उसके रहने की व्यवस्था क्या है उसकी चिंता नहीं करनी है बेटियों को। हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल। और इसका एक एग्जाम्पल आपको बता दूं, मेरी लोकसभा में ये ढका गांव में 1000 कमरों का गर्ल्स हॉस्टल बन रहा है। मगर वो सिर्फ दिल्ली में ही क्यों हो, वो देश के हर जिले में हो। ये इस बजट की बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इसको एलेबोरेट करना हो तो कई तरह से किया जा सकता है। जितने दिन रहना हो, ये गर्ल्स हॉस्टल, इसको वर्किंग वुमेन हॉस्टल के रूप में आप समझिएगा। ये नहीं कि जो पढ़ाई कर रही है सिर्फ उसी को मिलेगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात हुई है, इन दिनों में बड़ा विवाद किया गया विपक्ष के द्वारा कि मनरेगा का नाम बदल रहे हैं, मनरेगा का क्या होगा, कैसे होगा। विकसित भारत की कल्पना गांधी जी का भी सपना था। और आज जब हम विकसित भारत, वैसे तो उसको शॉर्ट में जी राम जी बोलते हैं और कुछ लोग पता नहीं क्यों राम जी कह के हंसते भी हैं, तो उनकी मानसिकता वो जाने। लेकिन गांधी जी जो राम को हमेशा, राम का नाम बड़े श्रद्धा से लेते थे, हम लोग इस नई व्यवस्था में 100 घंटे की जगह 100 दिन की जगह 125 दिन साल में काम देंगे, वो तो देंगे। लेकिन मनरेगा में जो पैसे पहले से हैं, जो काम चल रहे हैं, वैसा भी लगभग 30,000 करोड़ का बजट है जिसको वहां लगाने के लिए अलग से प्रावधान किया गया है। और इसके लिए हमारी वित्त मंत्री के सूझबूझ का बड़ी धन्यवाद दिया जाना चाहिए। आज एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट डेटा, और जब डेटा की बात होती है तो हमें चिप की जरूरत होती है। वो कहां से, अभी भी हम दूसरे देशों पर निर्भर हैं, हालांकि हमारा देश बहुत तेजी से इसमें आगे बढ़ा है। धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी को, जो स्वयं, चाहे वो वैक्सीन बनाने की बात हो या फिर चिप बनाने की बात हो, वो जो लोग काम कर रहे हैं उनके यहां विजिट करना, वो भले प्राइवेट लोग हों लेकिन उन लोगों को
एक सरकार परिवार की तरह समझती है, सुविधा देना, वन विंडो सिस्टम देना, उसका भी इस बजट में प्रावधान किया गया है, जिससे भारत डेटा हब बने। हम पहले भी सोच सकते थे, ठीक है, पहले के लोगों ने नहीं सोचा, नरेंद्र मोदी जी ने सोचा, उनकी सरकार ने सोचा है। हम जब दुनिया के 170 देशों को अनाज दे सकते हैं, हम अमेरिका जैसे देश को दवाई दे सकते हैं, हम दुनिया के सारे क्रूड ऑयल को रिफाइन करके करीब 175 देशों को दे सकते हैं, तो हम डेटा हब क्यों नहीं बन सकते? अवसर देने की जरूरत थी। और आपको बताऊं, इसके लिए एक अलग से बजट में प्रावधान हुआ है, और उस प्रावधान को अब तक के बजट का बहुत महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिसके ऊपर एक शब्द चल रहा है, रिफॉर्म एक्सप्रेस। तो रिफॉर्म तब होगा ना जब सरकार के बजट में भी उसका प्रावधान होगा। मैं दो और प्रमुख बातें आप सबको बताना चाहता हूं। मैं जब से सांसद बना हूं, मैं शिपिंग का मेंबर हूं, स्टैंडिंग कमेटी का। हम 14 में हम पता जब किए, पहली बार हम पोर्ट विजिट को गए, तो पता चला कि बाहर से जब कोई जहाज शिप आता है बंदरगाह पे, तो 4-4 महीने रुकता है। अब उसमें कुछ भी हो, कई ऐसी चीजें हैं जो देश के अन्य कोने से दूसरी जगह आ रही है, और कई चीजें विदेश से भी आ रही थी।